नमस्कार दोस्तों, नोबुक चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान अध्ययन के लिए हम राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं जो कि 9th और 10th में हाल ही में इंट्रोड्यूस की हैं, उनका अध्ययन करेंगे ताकि आपकी बेसिक समझ जो है वो राजस्थान के बारे में डेवलप हो सके। जिस तरह से हम यूपीएससी और आरएएस की तैयारी करना जब शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटिकल के लिए। इसी तरीके से अगर आपको राजस्थान अध्ययन शुरू करना है तो सबसे पहले आपको 9th और 10th में जो हाल ही में बुक इंट्रोड्यूस की गई है राजस्थान अध्ययन की, उसको पढ़ना चाहिए ताकि आपकी एक बेसिक समझ जो है वो डेवलप हो सके। और बाद में जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक में से एज इट इज मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है परवेश तनुरिया, मैं सहायक अनुभाग अधिकारी हूँ केंद्रीय सचिवालय सेवा में। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक के बारे में। यह ये जो बुक है दोनों, ये आप देख सकते हैं एक बार स्क्रीन पर, 9th और 10th दोनों क्लासेस की बुक जो है आपको दिखाई गई है। तो पहले मैं आपको 10th क्लास की जो बुक है वो पढ़ाऊंगा ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो सके राजस्थान स्टडीज के बारे में। क्योंकि जो 9th क्लास की बुक है वो है आंदोलन के बारे में, तो वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली बोरिंग टॉपिक है। तो आपको ज्यादा मजा आएगा इस 10th क्लास की बुक को पढ़ने में, क्योंकि इसमें बहुत सारे हिस्ट्री, राजस्थान के बारे में, जो राजस्थान की जो कल्चर है उसके बारे में दे रखा है, लोक नाट्य के बारे में, लोक संस्कृति के बारे में, राजस्थान के आभूषणों के बारे में, ये सब आपको इस वाली बुक में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो यहाँ पर आप ये जो बुक देख पा रहे हैं ये बुक है राजस्थान की। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो बुक है ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है इसकी ग्लॉसरी, तो कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो हम इस बुक में से पढ़ेंगे, तो वो एक बार देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको अनुक्रमणिका का। यहाँ पर आपको डिफरेंट जो इस बुक में अध्याय दे रखे हैं वो है राजस्थान का इतिहास, एक परिचय जिसमें राजस्थान के बारे में काफी कुछ दे रखा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। तो राजस्थान में जो प्रमुख संत हुए हैं लोकल लेवल पर और जो भी लोक देवता हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और तीसरा जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले के बारे में। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, संत में से भी क्वेश्चंस आते हैं 100% प्री में, तो 100% आते ही आते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। एक क्वेश्चन इसमें से 100% आता है आभूषण के बारे में, कि जैसे ये जो जैसे चुंपा के बारे में हम बात करते हैं, एक बार एग्जाम में चुंपा जो है वो कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो ये सब चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कलाओं के बारे में। तो राजस्थान की जो चित्रकलाएं और लोक कलाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 6 में हम देखते हैं स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, मतलब राजस्थान की जो स्थापत्य कला है, मतलब राजस्थान के जो किले वगैरह हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या इससे हमको जानकारी मिलती है। चैप्टर नंबर 7 में हम देखेंगे राजस्थान के लोक संगीत के बारे में। तो राजस्थान का जो लोक संगीत है वो काफी फेमस संगीत है और कौन कौन सी जातियों द्वारा कौन सा संगीत गाया जाता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर 8 में हम देखेंगे राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्यों के बारे में। तो राजस्थान के अलग अलग जो जातियां हैं वो अलग अलग नृत्य प्रस्तुत करती है, तो कौन सी जाति से कौन सा नृत्य संबंधित है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि भील जातियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य जो हैं उनका वर्णन कीजिए। आपके मेंस में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर आराम से कर पाएंगे चैप्टर 8 को पढ़ने के बाद। चैप्टर नंबर 9 में हम देखेंगे राजस्थानी भाषा और साहित्य। पहले जब 2013 में आरएएस का जो सिलेबस था उसमें राजस्थानी भाषा को भी शामिल किया गया था, पर राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल न होने की वजह से इसे बाद में जब कोर्ट में कुछ डिस्प्यूट हुआ तो इसे हटा दिया गया। तो राजस्थानी भाषा जो है वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, पर प्री में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि जैसे सपोज कीजिए मेवाती जो है वो किस क्षेत्र की भाषा है। चैप्टर 10 में हम देंगे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल है, ये आपके मेंस और प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। इस बार जैसे एक जो निबंध आ गया था कि राजस्थान के पर्यटन के बारे में लिखना है आपको, तो वो जो निबंध है वो आप आसानी से कर पाते हैं अगर आपने राजस्थान के पर्यटन के बारे में पढ़ा हुआ है।
राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो सारे के सारे जो चैप्टर आपने को बताए मैंने 11 चैप्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पर जो है ज्योग्राफी नहीं दी गई है, जबकि पहले 9, 10, 11, 12 की जो बुक थी राजस्थान अध्ययन की, उसमें वो 4 बुकें हुआ करती थी और चारों में कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का भी थोड़ा बहुत पोर्शन डाला हुआ था। पर इस बार ज्योग्राफी नहीं है 10th की किताब में, सिर्फ आपको जो दे रखा है वो दे रखा है राजस्थान कल्चर एंड आर्ट के बारे में। राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में हम कहाँ से पढ़ेंगे वो हम देखेंगे। पहले हम क्लास 10th और क्लास 9th की जो बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसको कंप्लीट करते हैं ताकि हमारी समझ बन सके। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे राजस्थान अध्ययन की क्लास 10th की बुक। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 1। देखिए चैप्टर 1 जो है ये यहाँ पर राजस्थान का इतिहास, जो उसका प्रारंभिक परिचय के बारे में है। तो इसमें ये आपको बताते हैं कि राजस्थान जो है पहले, क्या राजस्थान पहले से ही इसका नाम था या कुछ और नाम था, या राजपूताना इसका नाम, तो राजपूताना नाम था वो किसने दिया, और उसके बाद राजस्थान नाम किसने दिया, और कौन कौन से क्षेत्र जो हैं राजस्थान के उनका पहले क्या नाम हुआ करता था, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर्स हैं हम कोशिश करेंगे 1 या 2 लेक्चर में चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर पाए। और जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं आपको 2 मार्कर्स और 5 मार्कर्स क्वेश्चन दूंगा मेंस के हिसाब से लिखने के लिए, और साथ में प्री में से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा कि ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब उसके साथ में बता दूंगा कि की प्री में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। 1949 ईस्वी में पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान जो है वो पहले कोई भी नाम नहीं था। राजस्थान जो नाम है वो कब आया ये देखते हैं हम। 1829 में जब राजस्थान के एक लेखक जो कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने जब एक बुक लिखी एनल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान, तब राजस्थान जो है पहली बार अस्तित्व में आया कि राजस्थान भी एक नाम हो सकता है इस प्रदेश का। तो इससे पहले जो है जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बढ़ता है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपका आंसर होगा जॉर्ज थॉमस ने। और राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आपका आंसर होगा कर्नल जेम्स टॉड ने। तो यहाँ राजस्थान और राजस्थान दोनों ही नाम ध्यान रखें कि दोनों नाम किसने दिए थे, कर्नल जेम्स टॉड ने दिए थे। और ये जो बुक है इसको भी ध्यान रखिए कि ये बुक जो है वो किसने लिखी थी या किसके द्वारा ये बुक लिखी गई थी, दोनों ही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949, 30 मार्च राजस्थान दिवस भी है, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि राजस्थान की स्थापना हुई थी। तो इस दिन इसका नाम सर्वसम्मति से रखा गया राजस्थान। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जांगल प्रदेश, तो नागौर और बीकानेर को हम क्या बोलते थे पहले, जांगल प्रदेश बोलते थे। तो किस क्षेत्र का क्या नाम था ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके प्री में क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो कुछ क्षेत्रों को उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्रों को वहां पर बसी जातियों के नामों से उस क्षेत्र को जाना जाता था। तो जो भौगोलिक विशेषता थी उसके बेसिस पे और वहां रहने वाली जातियों के आधार पर उन क्षेत्रों के नाम रखे गए थे। तो राजस्थान के क्षेत्र में प्राचीन नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, तो हमारे 4 वेद हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ये जो वेद हैं इसमें से वेद त्रयी कौन कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि इन चारों में से किसे वेद त्रयी कहा जाता है। तो मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, शूरसेन आदि नाम हमें मिलते हैं राजस्थान के। तो मरु और धन्व दोनों का मतलब ही होता है धरा से संबंधित है, मतलब मरुस्थल से संबंधित है, और इनका प्रयोग पहले जोधपुर संभाग के लिए किया जाता था। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और बाद में इसका नाम हो गया मारवाड़। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहां शमी, केर या पीलू आदि के वृक्ष मिलते थे। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जो है वो कहलाता है जांगल प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से जांगल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। मत्स्य क्षेत्र जिसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है वह जयपुर, अलवर और भरतपुर, तो ये तीनों क्षेत्र मिलाकर वहां तक ये क्षेत्र विस्तृत था। इसकी राजधानी थी विराटनगर। तो यहाँ आप ध्यान रखिए ये जो है आपके है मत्स्य क्षेत्र, उसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर। तो विराटनगर जो जयपुर के पास और काफी फेमस बौद्धिक क्षेत्र, मतलब बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी है विराटनगर।
भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग धौलपुर और करौली राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में आते हैं कि अधिकांश भाग शूरसेन राज्य से सम्मिलित थे। तो धौलपुर और करौली जो है उसको हम बोलते हैं मिलाकर शूरसेन, और भरतपुर, धौलपुर और करौली को तीनों को मिलाकर, और भरतपुर का थोड़ा सा पार्ट किसमें भी आता है, मत्स्य क्षेत्र में भी आता है। यह भी एक प्राचीन राज्य था, महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भी नामित कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा माही नदी के पास का जो क्षेत्र है प्रतापगढ़, उसको हम बोलते हैं कांठल। क्यों? क्योंकि जो माही नदी के जो किनारे का क्षेत्र उसको हम बोलते थे कांठे। तो कांठे या किनारा दोनों एक ही बात है, तो इस वजह से प्रतापगढ़ जो है माही नदी के किनारे पे स्थित होने के कारण इसे कहलाता था कांठल क्षेत्र भी कहलाता था। 56 गांवों का समूह जो कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है, तो इस क्षेत्र को हम बोलते थे 56 का मैदान। तो 56 गांव पड़ते थे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, इसीलिए ये क्षेत्र कहलाया 56 का मैदान। तो 56 की पहाड़ियों को 56 के मैदान से कंफ्यूज ना करें, दैट इज ए डिफरेंट। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र जो है, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक, भैंसरोडगढ़ पड़ता है आपकी चित्तौड़गढ़ में और बिजोलिया पड़ता है आपकी भीलवाड़ा में। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो पठारी होने के कारण, पठार जो होता है वो समतल से थोड़ा उठा हुआ होता है, इस वजह से इसको कहलाते थे ऊपर माल। तो इस नाम से जाना जाता था भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों से घिरा होने के कारण पहाड़ियों को बोलते थे गिर, तो इससे इस क्षेत्र को कहलाने लगे गिरवा क्षेत्र। जैसलमेर का प्राचीन नाम मान था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बांगड़ कहलाता था। बांगड़ को आप वागड़ से कंफ्यूज ना करें, वागड़ वाला जो क्षेत्र है वो शेखावटी में आता है और बांगड़ जो है वो आता है आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध था। तो 12 जो है वो भी कोटा से अलग हुआ, तो 12 जो है वो भी हाड़ौती के अंतर्गत ही आपके आएगा। और कोटा जो है ये क्षेत्र काफी फेमस है पठारी भाग के लिए। सीकर, झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाना जाता था। तो ये जो है जो क्षेत्र है डिफरेंट डिफरेंट, उनको किस नाम से जाना जाता था इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे इतिहास को, लेकिन शुरू करेंगे हम इस लेक्चर को कल से। तो एक स्टार्ट मुझे देना था वो मैंने आपको दे चुका हूं। अब हम ये जो चैप्टर्स हैं इनको 1 या 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें 11 चैप्टर्स है, तो हम इस पूरी बुक को 10 से 12 दिन के अंतर्गत कंप्लीट कर लेंगे और इससे आपकी समझ बढ़ेगी। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जो कि आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चैप्टर समाप्त करता हूँ, सॉरी ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो कल इस चैप्टर को वापस से शुरू करेंगे और समाप्त करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर के बाद में मैं आपको 2 मार्कर्स और 5 मार्कर्स क्वेश्चंस लिखने के लिए भी दूंगा और साथ में प्री में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।